नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्यन आलिजाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए अध्यापन विद्या से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, इससे समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे, और लाइक शेयर भी करें। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हर अध्यापक को अध्यापन विद्या जानना बहुत आवश्यक है, जिससे शिक्षक छात्र के संबंध उचित बन सकें और बच्चे अपने पढ़ाई को ठीक से कर सकें और अध्यापक भी बच्चों के मन के बातों को जान सके। तो आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको अध्यापन विद्या के बारे में बताते हैं और आप सब इसका अवलोकन जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अक्सर परीक्षाओं में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रबुद्ध श्रोता के रूप में बैठे आप किसी गोष्ठी, परिचर्चा अथवा व्याख्यान सुनते समय आप क्या करना पसंद करेंगे? ए है वक्ताओं को बात बात पर ठोकना, बी उनके कथनों पर हंसना मजाक उड़ाना, सी तसल्ली से सुनना फिर कहने के लिए अनुमति मांगना, और डी है वहां से उठकर चले जाना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, तसल्ली से सुनना फिर कहने के लिए अनुमति मांगना। तो दोस्तों, हमें सदैव कहीं भी हम बैठे हों तो हमें बातों को पहले सुनना चाहिए और फिर अनुमति लेकर ही अपनी बात को कहना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संपत्ति थोड़ी पति बहुत, यह कथन आपकी किस स्थिति का प्रतीक है? ऑप्शन ए है आर्थिक स्थिति, बी है सामाजिक स्थिति, सी है सांस्कृतिक स्थिति और डी है मानसिक स्थिति। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, आर्थिक स्थिति। यह हमारी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मुझ में पूर्व की अपेक्षा आज भी विद्यमान है। ऑप्शन ए है आत्मविश्वास, बी है शारीरिक दोष, सी है मानसिक विकृति और डी है आलस्य। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, आत्मविश्वास। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास रहता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य सफल होते हैं। इसलिए हमें सदैव आत्मविश्वास को अपने अंदर विद्यमान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आप प्रत्येक कार्य किस भावना से करते हैं? ए है द्वेष भावना, बी है कर्तव्य भावना, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, कर्तव्य भावना। हमें प्रत्येक कार्य अपने कर्तव्य भावना से ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रत्येक असफल व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास के संबंध में कौन सा भाव होता है? ए कमी, बी है शून्यता, सी है हास, डी है उक्त सभी। तो हम आपको बता दें कि कोई व्यक्ति असफल होता है जीवन में तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी ही नहीं बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास होता ही नहीं। अतः यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है, उक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शिक्षक को विद्यालय में जो कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान शिक्षक को किससे होता है? ए है समय चक्र, बी है पाठ्यक्रम, सी है पूर्व ज्ञान और डी है कक्ष निरीक्षक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, पाठ्यक्रम। अर्थात शिक्षक को विद्यालय में अपने पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य करना चाहिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। शिक्षक का परीक्षा से पूर्व पढ़ाई के विषय में क्या कर्तव्य होता है? ए है समय पूरा करना, बी है पाठ्यक्रम पूरा करना, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं विद्यालय में हम समय पूरा करने के लिए नहीं जाते बल्कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जाते हैं। अतः यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, पाठ्यक्रम पूरा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। विद्यालय में समय का उपयुक्त विभाजन किससे संभव होता है? ए है पाठ्यक्रम, बी है समय चक्र, सी है छात्रों और डी है उक्त सभी। यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, समय चक्र। अर्थात विद्यालय का समय हम पूरा करते हैं समय चक्र के माध्यम से। हमें समय के अनुसार पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। आप अपने मित्र के गणित में कमजोर लड़के को उसके हाल पर छोड़ देंगे, यह कार्य आप किस रूप में करेंगे? ए है निरीक्षक, बी है परीक्षक, सी है कक्षा अध्यापक, डी है उक्त सभी। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, निरीक्षक। अर्थात जब हम परीक्षा हाल में हों तो उस समय हमें बच्चे को अपने हालात पर छोड़ देना चाहिए, जिससे वो जो भी लिखता है पढ़ता है अपने से करे और उस समय हमें ज्यादा उस पर जोर नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। समाज की किस जात के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया? ए है जनजात, बी है पिछड़ी जात, सी है अनुसूचित जात और डी है उक्त सभी। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। अर्थात जनजात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात सभी प्रकार के बच्चों पर समाज के ध्यान नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक आदर्श शिक्षक अपने खाली समय का उपयोग किस प्रकार करता है? ए गपशप करके, बी आराम करके, सी रचनात्मक कार्य करके और डी मनोरंजन करके। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, रचनात्मक कार्य करके। एक आदर्श शिक्षक अपने खाली समय का उपयोग सदैव रचनात्मक कार्य करके ही करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आप स्वयं छात्रों से प्यार करके अपनी किस आदत का विकास करेंगे? ए घृणा करने की, बी दान करने की, सी प्यार करने की, उक्त में से कोई नहीं। यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, प्यार करने की। अर्थात हम प्यार करने की अपनी आदत से बच्चों के अंदर विकास की भावना पैदा करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। शिक्षक की लगन एवं लगाव में कमी होने से किसके संबंधों पर प्रभाव पड़ता है? ए है छात्र अध्यापक, बी है पिता पुत्र, सी है भाई भाई और डी है भाई बहन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, छात्र अध्यापक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आप छात्रों को पुरस्कृत करके उनकी किस भावना को प्रोत्साहित करते हैं? ए है उदंडता को, बी है अनुशासन की भावना को, सी है प्रेम की भावना को और डी है लेट लतीफी को। यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, अनुशासन की भावना को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। छात्रों के बीच झगड़ा हो जाने पर आपका कर्तव्य क्या होगा? ए है छात्रों को दंडित करना, बी है छात्रों की शिकायत करना, सी है छात्रों पर अधिक ध्यान देना, डी है उनकी FIR लिखाना। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, छात्रों पर अधिक ध्यान देना। जब भी छात्रों के बीच झगड़ा हो जाए तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह देखते रहें कि छात्र आपस में लड़े नहीं, किसी प्रकार की उनके अंदर वाद विवाद न पैदा हो जाए और इस पर बराबर निगरानी बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। छात्रों में खेल की भावना को विकसित करने का प्रमुख उपाय क्या है? ए है खेल का महत्व बताना, बी है विभिन्न खिलाड़ियों के उदाहरण देना,
सी है खेल सामग्री देकर अभ्यास कराना, डी है उक्त में से कोई नहीं। यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, खेल सामग्री देकर अभ्यास कराना। इसी खेल सामग्री के द्वारा ही बच्चों में खेल की भावना पैदा होगी और उनका विकास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यदि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं तो आप किस वर्ग के छात्रों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण अपनाएंगे? ए सामान्य, बी है सामान्य से नीचे, सी है सामान्य से ऊपर, डी है उक्त सभी। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, सामान्य से नीचे। जो सामान्य से भी नीचे तबके के बच्चे हैं उनके प्रति हमें उदार होना चाहिए और उनकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। आप विद्यालय पर किसके कुप्रभाव को दूर करने के लिए आशावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे? ए है समाज, बी है परिवार, सी है राज्य और डी है उक्त सभी। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा डी सही है, उक्त सभी। अर्थात हम विद्यालय में जब तक रहें तो आशावादी बन के रहें और विद्यालय के अंदर जो भी समाज द्वारा, परिवार द्वारा, राज्य द्वारा जो भी गलत प्रभाव पड़ रहा है उसे दूर करने का हम प्रयास करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक शिक्षक को छात्रों के प्रति किस आधार पर व्यवहार करना चाहिए? ए है जातिगत आधार, बी है बौद्धिक आधार, सी है सामाजिक स्तर पर, डी है सभी से समान व्यवहार। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन डी सही है, सभी से समान व्यवहार। अर्थात शिक्षक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किसी विद्यालय में यदि कुछ शिक्षक विशेष वर्ग के छात्रों की परीक्षा में सहायता करते हैं तो आपका क्या कर्तव्य है? ऑप्शन ए प्रत्येक छात्र के प्रति समान व्यवहार, बी है औचित्यपूर्ण व्यवहार का समर्थन, सी है शिक्षकों के साथ असहयोगपूर्ण व्यवहार और डी है आपको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, प्रत्येक छात्र के प्रति समान व्यवहार। अर्थात हम जब भी विद्यालय में हैं तो छात्रों के प्रति हमारा व्यवहार समान होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आप किस शिक्षा की जानकारी अन्य शिक्षकों को भी देंगे ताकि उसकी स्थिति में सुधार हो? यहाँ ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, बी है सहायक शिक्षा, सी है औपचारिक शिक्षा और डी है अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किसी अन्य शिक्षक से मतभेद हो जाने पर आपका क्या कर्तव्य है? शिक्षक की हंसी उड़ाना, बी है प्राचार्य से शिकायत करना, सी है आपस में मिलजुल कर कारण जानना और डी है मतभेद बढ़ने देना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, आपस में मिलजुल कर कारण जानना। हमें सदैव कोई भी मतभेद पैदा होने पर उसे तुरंत कारण जानने का प्रयास करना चाहिए, उसे ज्यादा दिन तक ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मतभेद बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। समय के महत्व को समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है स्वयं समय पर आना चाहिए, बी है कभी कभी आना चाहिए, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, स्वयं समय पर आना चाहिए। यदि अध्यापक स्कूल में समय पर जाएंगे तो बच्चे भी उसकी नकल करेंगे, बच्चे भी समय पर आएंगे और तमाम लिपिक वर्ग और अन्य कर्मचारी भी समय का ध्यान रखेंगे। तो विद्यालय में यह शिक्षक का प्रथम दायित्व है कि वह विद्यालय में समय पर पहुंचे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। छात्रों के गलत व्यवहार को सुधारने के संबंध में आपका क्या कर्तव्य है? ए है छात्रों को अलग से समझाना, बी है अभिभावकों को सूचित करना, सी है प्राचार्य से शिकायत करना, डी है उक्त सभी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। अर्थात छात्रों के गलत व्यवहार को सुधारने के लिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम छात्रों को अलग से समझाएं,
अभिभावकों को भी उनके बारे में बताएं और प्राचार्य से भी उनकी शिकायतें करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कक्षाओं में जनतांत्रिक नेतृत्व होने का प्रमुख कारण क्या है? उच्च मनोबल, बी है निम्न मनोबल, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, उच्च मनोबल। अर्थात कक्षाओं में जनतांत्रिक नेतृत्व जब भी होता है तो उसका कारण है उच्च मनोबल। जब व्यक्ति का मनोबल ऊंचा हो जाता है तभी वह अपने किसी कार्य को जन आंदोलित रूप में बना लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। शिक्षक और प्राचार्य के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए? विरोधात्मक, बी है मित्रात्मक, सी है प्रतिद्वंदी और डी है सहयोगात्मक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, सहयोगात्मक। शिक्षक और प्राचार्य में सदैव सहयोगात्मक संबंध होने चाहिए, न कि विरोधात्मक या मित्रात्मक या प्रतिद्वंदी होना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए शिक्षक छात्रों को क्या देता है? ए है निर्देशन, बी है आदेश, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, निर्देशन। वह निर्देशन करता है छात्रों को शिक्षक, जिससे कि बच्चे अपना वैकल्पिक विषय चुन सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। छात्र संघ की न्यायोचित मांग स्वीकार करने का अधिकार किसका है? ए है प्रबंधक, बी है प्रधानाचार्य, सी है अध्यापक और डी है लिपिक। तो विद्यालय के अंदर अनुशासन बना के रखना, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी और बच्चों के अंदर अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की है। अतः प्रधानाचार्य का ही यह दायित्व है कि छात्र संघ की न्यायोचित मांग स्वीकार करे या न करे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। यदि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी मद्यपान करने वाले हैं तो इसकी सूचना आप किसको देंगे? ए माता पिता, बी प्रधानाचार्य, सी प्रशासन, डी उक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है। अगर कक्षा में विद्यार्थी मद्यपान करते हैं तो हमारा यह दायित्व है कि उनकी माता पिता को बताएं, प्रधानाचार्य को बताएं और प्रशासन को भी आगाह कर दें कि बच्चे नशेड़ी इस रूप के हैं, जिससे सब जानते रहें और उनके प्रति समय पर कोई एक्शन लिया जा सके। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आप बहुत अच्छा पढ़ाकर तथा परीक्षा परिणाम को ऊंचा उठाकर किसका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे? ऑप्शन ए है प्राचार्य, बी है प्रबंधक, सी है दोनों और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, दोनों। अर्थात हम प्रधानाचार्य की नजर में, प्रबंधक की नजर में हम अच्छा बनेंगे, हम अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे और बच्चों को सदैव आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में दिए गए प्रश्नों को भी जरूर बताएं और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारा उत्साहवर्धन करें। ये वीडियो आपके लिए फ्री में उपलब्ध कराता हूं, तो आपका भी दायित्व है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते रहें। तो आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक को विद्यालय में जो कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान शिक्षक को किससे होता है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। छात्रों के बीच झगड़ा हो जाने पर आपका कर्तव्य क्या होगा? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जल्द ही मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखते रहें और आज के वीडियो को समाप्त करने की इजाजत दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।